नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जहांगीर की पत्नी नूरजहां का, जो कि जहांगीर के शासन में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, हम लोग नूरजहां की के बारे में एक-एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और कहानी के माध्यम से उसे समझेंगे। अगर नूरजहां का प्रारंभिक जीवन पर अगर हम लोग बात करें तो उनका जन्म 1577 में कंधार के अफगानिस्तान में हुआ था। उनके बचपन का नाम मेरुनिसा था, जो कि असली नाम माना जाता है मेरुनिसा। उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जो कि अकबर के दरबार में इत्माद उद दौला बने थे। मतलब कि गियास बेग अकबर के दरबार में काफ़ी ऊंचे पदों पर आसीन थे, नियुक्त हुए थे। और मेरू निशा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, कविता, सिलाई और वह काफ़ी कलाओं में निपुण थी वह। और दूसरी बात यह भी थी कि वह बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरी जगह विख्यात थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद 1594 में उनका विवाह अली कुली के साथ हुई, जो कि अकबर के दरबार में वह भी एक काफ़ी ऊंचे पद पर आसीन थे वह। उन्हें बंगाल की जागीर दी गई और वह मेरू निशा के साथ वह बंगाल चले गए। कुछ समय के बाद उनको एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम लाडली रखा गया। देखें तो अली कुली बेग, जो कि हमेशा अकबर से नाराज रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें मिलता नहीं है। एक संघर्ष में 1607 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो मेहरुनिसा विधवा हो गई और उन्हें जहांगीर के हरम में लाया गया। हरम का मतलब है कि जहाँ पर राजकुमारी और रानियाँ के अलावा जो महिलाएं रहती हैं, जैसे कि नर्तकी या दासियाँ, वहाँ पर रहती थी, जिनका देख रेख रानियाँ करती थी। तो वहाँ पर मेहरुनिसा को लाया गया। धीरे धीरे वह 4 सालों तक वह रही वहाँ पर। फारस में नए साल को लोग नौरोज के नाम से जानते हैं और इसका काफ़ी महत्व रहता था उस समय। और
नए साल के मौके पर सुल्तान सबसे मिलते थे। जब उन्होंने हरम की महिलाओं से मिलना शुरू किया तो उनकी नज़र गई मेहरू निसा के पास। जब जहांगीर उन्हें देखे तो वह काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने निश्चय किया कि हम मेहरू निसा के साथ शादी करेंगे और उन्होंने 1611 ईस्वी में शादी की। जब शादी कर ली तो सब कुछ ठीक चल रहा था एकदम, लेकिन जहांगीर शराब और अफीम का काफ़ी सेवन करते थे। हमेशा वह नशे में डूबे रहते थे। वह राजनीतिक फैसलों भी कभी कभी नहीं ले पाते थे। जब आप हमेशा नशा में रहेंगे तो राजनीतिक फैसले भी आप नहीं ले पाएंगे। तो उस समय देखें तो शादी के बाद जहांगीर ने मेहरू निसा को नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि दी। मतलब कि उसे सबसे सारे जहां में उसके जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं था। यह जहांगीर को ऐसा लगता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है इसके बारे में कि वह काफ़ी सुंदर थी। वो जब समय बीतने लगा तो जहांगीर तो हमेशा नशे की हालत में रहते थे वो, और हमेशा इधर उधर पड़े रहते थे। लेकिन नूरजहां, जो कि नाम दिया गया जहांगीर के द्वारा मेहरुन्निसा का को नूरजहां का खिताब दिया गया, मतलब कि उपाधि दी गई। तो नूरजहां अब शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगी। वह राजनीतिक फैसले भी लेने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने एक गुट बनाया जिसे नूरजहां गुट कहा जाता है। उसमें 4 लोग शामिल थे। पहला देखें तो उनके पिता मिर्जा गियास बेग, दूसरा उनके भाई आसफ खान, और तीसरा नूरजहां का दामाद जो कि लाडली बेगम का पति शहरयार, और चौथा नूरजहां खुद थी। ये चारों लोग मिलकर शासन व्यवस्था को चलाने लगे, और यहाँ तक कि नूरजहां ने अपने सिक्के पर भी अपना नाम लिखवाया, और उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव कराए। जैसे कि बहुत सारे पोशाकों का नाम अपने नाम पर रखा, बहुत सारे आभूषण विकसित किए गए। उस समय नूरजहां काफ़ी बाग बगीचे लगवाए। 4 बाग शैलियों पर बागों को विकसित किया गया। धीरे धीरे समय और भी बीत रहा था। जब बात आई कि उत्तराधिकार अब जहांगीर के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, तो जहांगीर का बड़ा पुत्र शाहजहां था। तो नूरजहां को लगता था कि अगर हम अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां से कर देते हैं तो जहांगीर के बाद भी शासन व्यवस्था में हमारा
प्रभाव रहेगा। लेकिन शाहजहां लाडली बेगम से शादी करने से इनकार कर दिया। मतलब कि शाहजहां कहा कि हम आपकी पुत्री लाडली से शादी नहीं करेंगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो जहांगीर के पुत्र शहरयार से लाडली बेगम का शादी हुआ। लेकिन नूरजहां अपनी बहन की पुत्री से विवाह शाहजहां का कराया। जब उत्तराधिकार की बात आई कि जहांगीर के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, तो उस समय नूरजहां ने सोचा कि शहरयार को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन शाहजहां भी सोचा कि नहीं, हम ही बैठेंगे। तो इसको लेकर शाहजहां और नूरजहां के बीच काफी मनमुटाव हो गए। बाद में उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ शहरयार और शाहजहां के बीच, और उसमें शाहजहां विजयी रहे। जब विजयी हुए और वह गद्दी पर बैठे, जहांगीर की जब मृत्यु हो गई 1627 में, तो वह गद्दी पर बैठे। और गद्दी पर बैठने के बाद नूरजहां को शासन से अलग कर दिए और उन्हें आगरा भेज दिया गया। जब आगरा भेज दिया गया तो वह धार्मिक और शांति का जीवन व्यतीत करने लगी। और बाद में 1645 में उनकी मृत्यु हो गई और जहांगीर के कब्र के पास उनको दफनाया गया। तो हम लोग एक एक घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। पहले आप थोड़ी सी कहानी समझ गए होंगे, तो देखते हैं। देखें तो नूरजहां का जन्म, प्रारंभिक जीवन। जन्म 1577 ईस्वी में कंधार, अफगानिस्तान। असली नाम मेहरुन्निसा। पिता मिर्जा गयास बेग, फारसी मूल के। बाद में अकबर के दरबार में इत्माद उद दौला बने। परिवार की स्थिति शुरू में कठिन थी। भारत आने पर गयास बेग ने अकबर के शासन में धीरे धीरे ऊंचे पद पाया। मतलब कि मेहरुन्निसा का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ। वह कंधार और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर हुआ। और उनका असली नाम, मतलब नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा पड़ता है। और उनके पिता मिर्जा गयास बेग, जो कि पहले अकबर के दरबार में इत्माद-उद-दौला बने थे। वह काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही अकबर के दरबार में उन्हें ऊंचे पद मिले, तो जो भी कठिनाई थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, दूर होने लगी। मतलब कि परिवार अब अच्छे से चलने लगा। और भी देखते हैं। देखें तो मेहरुन्निसा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, कविता, संगीत, सिलाई, कढ़ाई, कलात्मक कार्यों में कुशल थी। उसकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य ने कम उम्र से ही सबको प्रभावित किया। मतलब जो मेहरुन्निसा हैं वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई बुनाई, कविता और संगीत, मतलब कि काफ़ी कला के क्षेत्र में काफ़ी निपुण थी। और
उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे और फिर उनकी सौंदर्य की चर्चा सबको को प्रभावित करती थी। तो यह भी मेरुनिसा में देखा गया, जो कि सबसे अलग था। फिर क्या हुआ? पाला विवाह और कठिन जीवन। 1594 ईस्वी में मेरुनिसा का विवाह अकबर के दरबार के एक वीर अफसर अली कुली इंतेजी से हुआ। शेर अफगान को बंगाल की जागीर दी गई थी, लेकिन वह मुगल प्रशासन से संतुष्ट नहीं था और कई बार उसने असहमति जताई। मतलब कि मेरुनिसा का विवाह 1594 में अली कुली बेग अली कुली बेग इंतेजी के साथ हुई, जिसे शेर अफगान का उपाधि दिया गया। वह काफी काफी मेहनती था वो, और वह सुल्तान से काफी नाराज रहता था वो, क्योंकि उसको लगता था कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें मिलता नहीं है। और उसे बंग बंगाल की जागीर दी गई और वह मेरुनिसा को लेकर बंगाल चला गया। जब बंगाल चला गया और अपनी पत्नी मेरुनिसा के साथ रहने लगा, तो उसके द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम लाडली रखा गया। और भी देखते हैं। 1607 ईस्वी में एक संघर्ष में शेर अफगान और मुगल अधिकारी कुतुबुद्दीन खान दोनों मारे गए। इसके बाद मेरुनिसा विधवा हो गई। उनके शाही दरबार में लाया गया, जहां वह लगभग 4 साल तक रही। और 1607 ईस्वी में अली कुली बेग एक संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो मेरुनिसा विधवा हो गई, और विधवा होने के बाद मुगल दरबार का जो हरम है उसमें मेरुनिसा को लाया गया, जहाँ की राजकुमारी और रानियां को छोड़कर वहाँ पर सभी महिलाएं रहती हैं, जैसे कि नर्तकी हो गई या फिर दासियां हो गई, जो कि सुल्तान के भोग विलास का वह एक माध्यम रहता है कि वहाँ सुल्तान जाते हैं और अपना भोग विलास जीवन व्यतीत करते हैं। उसे ही हरम बोला जाता है। तो वहाँ पर मेरुनिसा भी 4 साल तक रही, जो विधवा के रूप में। और भी देखते हैं। सलीम और मेरुनिसा के मुलाकात। सलीम और मेरुनिसा की मुलाकात कैसे हुई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सलीम को जहांगीर भी बोलते हैं, बाद में जब सुल्तान बना हो तो जहांगीर हो गया। बचपन में जहांगीर का नाम क्या था? सलीम था। तो सलीम जहांगीर एक ही नाम है। सलीम ने अकबर की मृत्यु 1605 के बाद गद्दी संभाली। मेरुनिसा दरबार में थी और उनकी प्रतिभा और सौंदर्य की चर्चा फैली हुई थी। सलीम ने उन्हें देखा और गहराई से प्रभावित हुआ। 1611 में नौरोज फारसी नया साल के अवसर पर जहांगीर ने मेरुनिसा को देखा और तत्काल विवाह करने का निश्चय किया। मतलब कि जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में, तो उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद
जो मेहरुनिसा है उसके सौंदर्य के चर्चे पूरी पूरी विख्यात थे, लेकिन इसकी जानकारी जहांगीर को नहीं थी। जब फारस में देखें तो नए साल की समय आया और वहाँ पर नए साल को नौरोज के रूप में लोग मनाते हैं। तो नौरोज के मौके पर सुल्तान सबसे मिलते हैं, तो जहांगीर भी उस समय सबसे मिला। जब हरम की महिलाओं के साथ उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया तो उस समय उनकी नज़र गई मेहरुनिसा के यहाँ, और यह देखकर जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हम मेहरुनिसा के साथ शादी करेंगे। और उन्होंने मेहरुनिसा के साथ शादी भी की 1611 ईस्वी में। और भी कुछ जान लेते हैं उसके बारे में हम लोग। जब शादी हो गई तो फिर क्या हुआ, देखिए विवाह के बाद उन्हें उपाधियां मिली। जब विवाह हो गया मेहरुनिसा का जहांगीर के साथ, तो मेहरुनिसा को कुछ उपाधियां मिली। किनके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा मिली। जहांगीर ने क्या उपाधि थी उसको भी देख लेते हैं। नूर महल मतलब महल की रोशनी। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल कहा, मतलब कि महल की वह रोशनी है। यह उपाधि दी जा रही है और भी दी गई। फिर नूरजहां, दूसरा उपाधि नूरजहां दिया गया, मतलब कि जहां की रोशनी। जहां की रोशनी, जहां का मतलब होता है संसार होता है, तो मतलब वह पूरे संसार की क्या है, वो रोशनी है। ऐसा जहांगीर को लगता है। और भी देखते हैं। जहांगीर उसके लिए लिखा, उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांदनी भी उसके आगे फीकी लगे। जहांगीर नामा में उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जहांगीर नामा में जहांगीर लिखा है कि नूरजहां की रोशनी चांद के सामने भी देख सकते हैं आप। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांदनी भी उसके आगे फीकी लगती थी। मतलब कि नूरजहां के आगे चांदनी भी फीकी लगती थी, ऐसी सुंदर थी वो। तो नूरजहां काफी प्रशंसा कर रहा है। नूरजहां को ऐसा लगता है कि सबसे वो सुंदर है वो। और भी देखते हैं। लेकिन नूरजहां का राजनीतिक उदय, अब जब शादी हो गया, तो नूरजहां का राजनीति में भी अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिला नूरजहां को। तो शासन व्यवस्था में उनका प्रभाव क्या रहा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें तो विवाह के बाद नूरजहां केवल रानी नहीं बल्कि शासन की सह शासक थी। मतलब कि जब शादी हुआ तो वह केवल एक रानी नहीं रही, वह सह शासक, मतलब कि स का मतलब साथ होता है और शासक का मतलब शासक, मतलब शासक के साथ रहकर राजनीतिक व्यवस्था को चलाना। तो वही काम कौन कर रहा है? नूरजहां कर रही है। देखते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक गुट बनाया। कौन गुट बना रहा है? तो नूरजहां बना रही है, राजनीतिक गुट बना रही है। इस शासन व्यवस्था को अपनी तरह से चलाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपने में मिलाया। पहला नाम आता है उनके पिता मिर्जा गयास बेग का आता है। दूसरा
उनके भाई आसिफ खान। तीसरा आता है जो नूरजहां की बेटी थी लाडली, उनका विवाह हुआ जहांगीर के बेटे के साथ, जो कि शहरयार था। तो इस गुट में शहरयार भी क्या था, शामिल था। तो तीसरा वो था, और चौथा नाम आता है खुद नूरजहां का। तो चार लोग हो गए। और भी देखते हैं। तो मतलब ये लोग चार लोग मिलकर एक गुट बनाए, जिसे नूरजहां गुट कहा गया। और कोई भी राजनीतिक फैसले लेने होते थे तो ये लोग साथ मिलकर लेते थे। और भी देखते हैं। तो यहाँ पर अपना राजनीतिक गुट बनाया। पिता गियास बेग, इत्माद उद दौला, यह अकबर के द्वारा इन्हें दिया गया था, इत्माद उद दौला। तो राजनीतिक गुट में कौन शामिल है, तो गियास बेग भी शामिल है। दूसरा आसफ खान, मतलब कि नूरजहां का भाई आ- आसफ खान भी है। दूसरा यह हो गया। तीसरा हो गया दामाद शहरयार, जहांगीर का बेटा, और नूरजहां का दामाद, मतलब कि नूरजहां के बेटी का यह पति है शहरयार। और भी देखते हैं। और स्वयं नूरजहां, चौथा स्वयं नूरजहां। तो चार लोगों का गुट है। चारों लोग मिलकर राजनीतिक व्यवस्था में अपना जो भी शासन व्यवस्था को कैसे चलाना है, ये लोग वो चला रहे हैं, लोग चार लोग मिलकर। और भी देखते हैं। इस नूरजहां गुट ने दरबार की नियुक्तियों, मतलब कि यह जो कि नूर नूरजहां का गुट था, यह दरबार में किन की नियुक्ति करना है, किनको क्या देना है, किनको कितनी जागीर देना है, ये सब ये लोग देखते थे। तो देख सकते हैं आप दरबार की नियुक्तियों, जागीर बंटवारे, मतलब जागीर किसको किसको कितनी दी जाएगी, इस पर भी वो लोग अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। और राजनीतिक फैसले को नियंत्रित किया। जो राजनीतिक फैसले दिए जाते थे उस पर इन लोगों का प्रभाव देखने को मिला। चारों लोगों का, मतलब कि नूरजहां गुट का प्रभाव देखने को मिला। और भी देखते हैं। जहांगीर की शराब और नशे की लत के कारण अधिकांश निर्णय नूरजहां के माध्यम से लिए जाते थे। आप जहांगीर के बारे में तो जानते ही हैं। जहांगीर शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता था। वो राजनीतिक फैसले भी नहीं ले पाता था वो। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब तो राजनीतिक फैसले लेंगे आप। और ये सब सारे फैसले कौन ले रहा है, नूरजहां ले रही है, मतलब नूरजहां का गुट ले रहा है। और भी देखते हैं। देखें तो सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। नूरजहां ने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया, मतलब कि उस पर नाम अपना लिखवाया। सिक्का जर्ब सानी नूरजहां बादशाह बेगम, यह शब्द उस पर सिक्के पर लिखा जाता था। सिक्का जर्ब सानी नूरजहां बादशाह बेगम, सिक्के पर यह शब्द लिखा हुआ रहता था उस समय। यह किसी भी मुस्लिम साम्राज्य की महिला शासक के लिए अनोखी बात थी। यह देख रहे हैं आपकी, यह किसी भी मुस्लिम शासक की महिला के लिए यह अनोखी बात थी, मतलब कि यह सुल्तान भी नहीं है, गद्दी पर भी यह नहीं बैठी है, लेकिन शासन व्यवस्था में इसका पूरी तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है। सभी फैसले यह कर रही है। तो काफी क्या है, यह अनोखी बात है। और भी देखते हैं। देखें सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान। सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखें तो नूरजहां का प्रभाव कला और संस्कृति में स्पष्ट था। जो नूरजहां है उसका प्रभाव कला और संस्कृति में
साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह खुद कला प्रेमी थी वह। क्योंकि लिखाई पढ़ाई, बुनाई सिलाई, कविता और संगीत का भी वह खुद जानकारी रखती थी वह। तो सबका क्या कर रही है वो, सम्मान कर रही है वो, सबके बारे में सोच रही है वो। फिर फिर देखते हैं उन्होंने वस्तुओं में नई शैली विकसित की। जो नूरजहाँ है वह वस्तुओं में भी एक नई शैली विकसित की। क्या विकसित की? नूरमहली पोशाक, मतलब कि अपने नाम पर ही एक पोशाक को समझिए उन्होंने तैयार करवाया। नूरमहल पोशाक अपने ही नाम पर। फिर अगर देखें तो यहाँ पर आभूषण और इत्र बनाने की तकनीक में बदलाव हुआ। आभूषण और इत्र के बनाने में बदलाव किया गया। तो इस पर भी प- प्रभाव देखने को मिलता है नूरजहाँ का। और भी देखते हैं उनके पिता के लिए बनवाया गया इत्र माद उद दौला का मकबरा जो आगरा में है। यह देखें तो पूरी तरह से संगम संगमरमर से बना यह पहला मकबरा है। क्योंकि इसके बाद शाहजहाँ आएगा। शाहजहाँ अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाएगा जो संगमरमर का है वह। लेकिन उससे पहले नूरजहाँ अपने पिता की मकबरे को संगमरमर से उन्होंने बनवाया। तो सबसे पहला मकबरा है जो कि संगमरमर से बनाया गया। और भी देखते हैं मतलब मुगल कला में मील का पत्थर है यह। मतलब मील का पत्थर क्योंकि यह पाला है, इसीलिए लोग मील का पत्थर कहते हैं। यह पाला पूरी तरह संगमरमर का मकबरा था, जिसे ताजमहल का पूर्वज कहा जाता था। मतलब कि जब ताजमहल बना तो ताजमहल से पहले यह इत्माद उद दौला का मकबरा बन चुका था पहले। तो मतलब वह ताजमहल का क्या है, वह पूर्वज है वो। और भी देखते हैं बाग बगीचे। नूरजहाँ ने कई चार बाग शैली के बाग स्थापित किए। नूरजहाँ ने बहुत सारे बाग बगीचे लगवाए जो कि चार बाग की शैलियों पर वह विकसित किए गए। चार बाग की शैली बाबर के द्वारा लाया गया था। और भी देखते हैं कला संरक्षण में उन्होंने फारसी और भारतीय तत्वों का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। कला के क्षेत्र में अगर देखें तो फारसी और भारतीय दोनों का संगम यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस पर भी नूरजहाँ का क्या हो रहा है, पूरा प्रभाव रहा है। और भी देखते हैं उत्तराधिकार और राजनीतिक संघर्ष। उत्तराधिकार और राजनीतिक संघर्ष में भी नूरजहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात फिर से हम बता दें आपको कि जो नू नूरजहाँ हैं उनकी पुत्री थी लाडली थी। मतलब उनके पुत्री का नाम था लाडली। वह चाहती थी कि बाद में भी कोई अगर सुल्तान बने तो हमारा प्रभाव उसमें रहे। और नूरजहाँ को पता था कि अगला सुल्तान शाहजहाँ बनने वाला है। उन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम अगर अपनी पुत्री का विवाह शाहजहाँ से कर देते हैं तो जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठेगा तो हमारा भी प्रभाव शासन व्यवस्था में पूरी तरह से रहेगा। और उन्होंने शाहजहाँ से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन शाहजहाँ इसे मना कर दिया। मतलब कि शाहजहाँ बोला कि हम लाडली से शादी नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो गई।
फिर नूरजहां ने अपनी बहन की बेटी का विवाह कराया शाहजहां से। लेकिन देखते हैं और समझते हैं। जब शाहजहां ने लाडली से शादी नहीं किया तो जहांगीर के एक और बेटा था शहरयार, उससे लाडली का शादी हो गया। लेकिन बाद में चाहती थी नूरजहां की शाहजहां गद्दी पर न बैठे। गद्दी पर कौन बैठे तो शहरयार बैठे। लेकिन उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, तब समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। देखें तो नूरजहां चाहती थी कि उनकी बेटी लाडली बेगम का विवाह शाहजहां से हो, लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया। मतलब कि जो नूरजहां है वह चाहती थी कि अपनी पुत्री मतलब कि लाडली बेगम का विवाह शाहजहां से हो, लेकिन शाहजहां ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि नूरजहां को लगता था कि जहांगीर के बाद गद्दी पर शाहजहां ही बैठेगा। अगर हमारी पुत्री का विवाह शाहजहां से हो गया तो हमारा भी शासन व्यवस्था में प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो शाहजहां ने खुद मना कर दिया। जब मना कर दिया तो लाडली बेगम का शादी उन्होंने जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से कर दी। और भी देखते हैं। इसके बाद नूरजहां ने अपनी बहन की बेटी का विवाह शाहजहां से कराया। इसके बाद नूरजहां ने अपनी बहन की बेटी का विवाह शाहजहां से कराया, जो कि आप देखते ही हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ताजमहल देख रहे हैं आप। और भी देखते हैं। उत्तराधिकार के सवाल पर नूरजहां चाहती थी कि उनका दामाद शहरयार गद्दी पर बैठे। जब उत्तराधिकार की बात आई तो यहाँ पर नूरजहां चाहती थी कि गद्दी पर हमारा दामाद बैठे, मतलब शहरयार बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि लाडली बेगम का शादी हुआ है शहरयार के साथ, और नूरजहां का वो दामाद है। लेकिन और भी क्या हुआ बाद में। लेकिन शाहजहां स्वयं गद्दी चाहता था। शाहजहां भी क्या करता चाहता था कि गद्दी पर हम बैठेंगे। फिर बाद में क्या हुआ तो उत्तराधिकार का लड़ाई हुआ। देखते हैं। देखें तो नूरजहां और शाहजहां के बीच टकराव बढ़ा। जब देखें यहाँ पर तो नूरजहां किसे समर्थन कर रही है तो शहरयार का कर रही है कि शहरयार गद्दी पर बैठे। लेकिन शाहजहां चाहता है कि गद्दी पर हम बैठे। तो यहाँ पर नूरजहां और शाहजहां में टकराव देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि नूरजहां समर्थन कर रही है शहरयार का कि शहरयार गद्दी पर बैठे, लेकिन शाहजहां चाहता है कि गद्दी पर हम बैठे। तो दोनों के बीच क्या हुआ, दूरियां बनने लगी। और भी देखते हैं। शाहजहां ने विद्रोह किया 1622 से 25 पर, बाद में समझौता हो गया। शाहजहां ने क्या किया, विद्रोह कर दिया 1622 से लेकर 1625 के बीच में। लेकिन दोनों के बीच समझौता हो गया। और भी देखते हैं। देखें जहांगीर की मृत्यु और नूरजहां का पतन। यहाँ से अब जहांगीर की मृत्यु होगी और नूरजहां का जो भी शासन व्यवस्था में प्रभाव है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते हैं। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु कश्मीर से लाहौर लौटते समय हुई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु कश्मीर से, मतलब कि जहांगीर कश्मीर से लौट रहा था वो, और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई 1627 ईस्वी में। फिर देखते हैं। देखें यहाँ पर तो नूरजहां ने
शहरयार को गद्दी दिलाने की कोशिश की, लेकिन शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध जीता और गद्दी पर बैठा। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई तो नूरजहां ने सोचा कि हम गद्दी शहरयार को दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहजहां और शहरयार के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसमें शाहजहां विजयी रहा और शहरयार उसमें हार गया। जब शाहजहां विजयी हुआ तो गद्दी पर शाहजहां बैठ गए। शाहजहां बैठ गया तो अब पता चलेगा नूरजहां कहाँ जाएंगे। अब देखते हैं क्योंकि बहुत शासन कर ली वो, अब नहीं करेंगे। शाहजहां ने नूरजहां की शक्ति समाप्त कर दी। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो नूरजहां की शक्ति क्या कर दी, समाप्त कर दिया कि जितना हो गया उतना हो गया अब, लेकिन अब नहीं। अब शासन व्यवस्था से उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया उनको। और भी देखते हैं, उन्हें आगरा और लाहौर में सीमित जीवन बिताना पड़ा। मतलब कि नूरजहां को आगरा और लाहौर में सीमित जीवन व्यतीत करना पड़ा। और भी देखते हैं, नूरजहां ने शेष जीवन धार्मिकता और शांति में गुजारा। जब इन्हें शासन व्यवस्था से दूर कर दिया गया तो नूरजहां अब धार्मिक और शांति में जीवन को व्यतीत किया, बिताया। 1645 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर में जहांगीर के मकबरे के पास दफनाया गया। 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में जहांगीर के मकबरे के पास में दफनाया गया। तो आप नूरजहां के प्रभाव को, जो कि जहांगीर की शासन व्यवस्था में दिखाई देता है, उसे आप समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।